Now I would like Mr. Satish Hawale sir to kindly address the crowd. Good morning all of you and very welcome. अभी सर ने जो बताया है कि आप पैरा लीगल वॉलंटरी ट्रेनिंग जो आपको दी जा रही है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से, आपको पीएलवी का मतलब पता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएलवी, पैरा लीगल वॉलंटरीज? हाउ यू वांट टू टेक द ट्रेनिंग ऑफ पीएलवीज? कैसे आप सब लोग लॉ स्टूडेंट हैं, बराबर है? आपको डेली में आपको हर एक लॉ जो है उसका इंट्रोडक्शन या उसकी जो आपको टीचिंग होती है, लेकिन पीएलवी ट्रेनिंग क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएलवी ट्रेनिंग? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने पीएलवी ट्रेनिंग कंपलसरी किया है हर कॉलेज के लिए, हर एनजीओज़ के लिए? तो जिस तरह अपना पहला जो था कि एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि हर एक इंसान एजुकेट होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने हर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन ओपन किए कि जहाँ पर आप प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी उन्होंने ओपन किया है। लेकिन अभी जो ये 21 सेंचुरी पीरियड है, तो यहाँ पर आपको लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप हर जो स्टूडेंट है तो एक मन में एक इच्छा रखता है कि हम आएंगे, लॉ करेंगे, उसके बाद में कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे, अच्छी कंपनी में काम करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छे लॉयर बनेंगे। लेकिन जो पीएलवी जो है, तो पीएलवी यानी क्या है? पैरा लीगल वॉलंटरीज कि ये जो ट्रेनिंग करना है तो आपको आपका विलिंगनेस देना है, फ्री कंसेंट देना है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ तो भी करना चाहती हूँ, कुछ तो भी करना चाहता हूँ। कि जो सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे, आप जब यहाँ से ये कॉलेज से बाहर जाएंगे, अगर झोपड़पट्टी के एरिया में जाएंगे, उसके बाद में आप स्लम एरिया में जाएंगे, तो आप देखो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जो रोज़ाना वो लोग वो प्रॉब्लम से गुजरते हैं, वो प्रॉब्लम रोज़ाना उनके लिए क्रिएट होते हैं। जैसा झोपड़पट्टी दादा गुंडाज से, उसके बाद में रेसिडेंस का प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर जो है कि झोपड़पट्टी रेगुलेशन नहीं है, जहाँ पर उनकी खुद की जगह नहीं, इलीगल रह रहे हैं, लेकिन वो भी इंसान है। जैसा कि आर्टिकल 39A में जो दिखा है कि इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, अगर इक्वल जस्टिस फॉर ऑल आप देखेंगे तो ये आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, तो उसके अंदर ये आर्टिकल उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, ये आर्टिकल इसके अंदर आए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद में इक्वल जस्टिस फॉर ऑल तो कैसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो इसीलिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 इसका निर्माण हुआ। इनैक्टमेंट होने के बाद में वो एक्ट के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर द सेंट्रल लेवल, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर द स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर तालुका लेवल। तो ये काय के लिए है? इसीलिए है कि ये लीगल सर्विसेज के अथॉरिटी के ओर से हर जो इंसान है, हर जो महिला है, हर जो बालक है, तो उनके लिए फ्री लीगल एड और फ्री लीगल असिस्टेंस देना चाहिए। जो भी उनकी स्कीम्स है, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का भी 4 दिन की ट्रेनिंग में आप पूरा उसका आपको एक्सपीरियंस आएगा कि हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं बताएंगे कि हर एक पर्सन के लिए एक एक स्कीम है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है गवर्नमेंट के, और वो स्कीम्स लैब्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे योजनाएं कि जो आपको आपके अधिकार है लेकिन वो मिल नहीं सकते, डॉक्यूमेंटेशन है। गवर्नमेंट ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आपका कम्युनिकेशन जो रहता नहीं है, इसीलिए जो टू नैरो द गैप इन बिटवीन द कॉमन पर्सन एंड गवर्नमेंट और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो इसीलिए आपका पीएलवी जो ट्रेनिंग है, तो ये पीएलवी ट्रेनिंग देना जरूरी कि आप इस प्रोसेस में आप जाकर देहात में या समझो कोई झोपड़पट्टी में आप जब काम करेंगे, आप जब समस्या उनकी सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो हर कौन सी समस्या से गुजरते हैं, क्या करना पड़ता है उनको, और उनको पता, उनके राइट के बारे में उनको पता नहीं रहता है। जब पैरा लीगल वॉलंटरी का एक ही मकसद नहीं है कि आप लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, कंडक्ट कीजिए और
उनको बताइए। आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करने के बाद में आपको पता चलेगा उनका मीडिएशन कैसा करना चाहिए। तो ये अपना लीगल एड क्लिनिक है, जहाँ पे अपना एक 3 महीना पहले अपन यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो लीगल एड क्लिनिक थ्रू जो आप पीएलवी बोल के काम करेंगे, लॉयर बोल के काम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी समस्या है। जैसा कि मेडिकल की समस्या है, बहुत सारे ऐसे कि आप देखेंगे कि अब लेबर लॉ आपको पढ़ा है कि नहीं। अब लेबर लॉ के आप देखेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट है, कॉम्पेंसेशंस है, वुमेंस राइट है, लेबर वुमेंस जो है उनके राइट्स है। लेकिन ये सब होने के बाद उनके लिए स्कीम्स वगैरह है, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है कि जो लेबर कमीशन के तरफ से होती है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लेबर ऐसे कि माइग्रेटेड है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, इलेक्शन कार्ड नहीं है। अभी अपन आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स हो गए, तो अपने जो भारतवर्ष में उसको मनाया। लेकिन ये पता चला कि अब मुंबई ऐसी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि वहाँ पर रहने वाले जो ट्रांसजेंडर है, रेड लाइट एरिया के जो लोग हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, इलेक्शन कार्ड नहीं है। आप बताएंगे कि राइट टू वोट, आप राइट टू वोट बताएंगे कि वो बोले राइट टू वोट है, लेकिन उनके पास उनका इलेक्शन कार्ड नहीं, रहवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो वोट कैसे करेंगे। उनके पास इलेक्शन के लिए इलेक्शन कार्ड नहीं है, उनका नाम रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये प्रोसेस में आपको सहभाग लेना है, आपको ये प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होकर आपको रिसर्च करना है। जो भी अभी जो सब्जेक्ट आएंगे आपके सामने, जो पीएलवी बोल के जो भी सब्जेक्ट आएंगे और जो भी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट बोल के अभी सब्जेक्ट आएंगे, हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम आएंगे, उसके अंदर हम रिसर्च देंगे आपको कि रेड लाइट एरिया है, तो ये प्रोजेक्ट हम कल से शुरू करने वाले हैं कि जहाँ पर रेड लाइट एरिया में जो भी महिला आती है, बांग्लादेशी आती है, वेस्ट बंगाल की आती है, और जो अलग जो बाहर स्टेट के हैं तो महिला आती है, जब उनका रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, वहाँ पर रेड पड़ती है, तो वो अपना नाम अलग से बताती है। उसके बाद में उनका डॉक्यूमेंटेशन का कितना प्रॉब्लम्स आता है, क्या करना पड़ता है, एनजीओ उनके साथ क्या काम करती है, उसके बाद में अपना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के क्या अधिकार है। और आप जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट है, पीएलवी जो ट्रेनिंग लेंगे, उसके बावजूद आपका जो क्लिनिक है कि वो क्लिनिक के थ्रू आपको क्या करना है, तो ये पूरी आपको मालूमात ये 4 दिन में दी जाएगी। उसके बाद में कैसा है कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो आप अगर पुलिस स्टेशन गए, अभी आप सीआरपीसी आईपीसी ये आपने रीड किए होंगे, आपको समझ में आएंगी। लेकिन एक्चुअली आप जब पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हो एफआईआर दाखिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, तो आपको पता है कि कॉमन मैन जब एफआईआर दाखिल करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसको दिक्कत क्या आती है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनकी। वो पुलिस वाले उनसे बात नहीं करते, उसके बाद में उसकी बात समझ नहीं सकते, और बात समझ नहीं सकते उसको डिले करते हैं। फिर अपना लॉ में है डिले इन एफआईआर, है ना, कि 2 घंटा होगा, 10 घंटा होगा। जैसे तो हम हमारे जैसे जैसे तो बोलेंगे ना कि डिले इन एफआईआर, तो फिर उसका बेनिफिट गो टू द एक्यूज। लेकिन आप जब पीएलवी बोल के आपके पास आपके एरिया में कहीं पे ऐसा केस होता है कि मिसिंग ऑफ चाइल्ड है, या समझो कोई किडनैपिंग का केस है, या कोई ऐसा सेक्सुअल अब्यूज़ का केस हुआ, और वहाँ पे अगर आपको बताया उन्होंने, अब देखिए ना, आप जैसे लॉ की फैकल्टी को आपने एडमिशन लिया, जब से क्या है कि आपसे एक्सपेक्टेशन जो है सोसाइटी के बढ़ गए, आपके रिलेटिव्स के बढ़ गए। अब वो रिलेटिव्स आपको पूछते हैं इसमें क्या करना है, पूछते होंगे ना आपके रिलेटिव्स, क्योंकि ये कैसा कि नोबल प्रोफेशन है, यहाँ पे आपको जो है तो काम करना है। तो पीएलवी एक ऐसा आपको अलग अनुभव मिलेगा कि एक्सपीरियंस अलग रहेगा कि आप जो प्रोसेस है वॉलंटरी कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाके कैसा प्रोग्राम अरेंज करना है, मीडिएशन कैसा करना है, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत में मैटर कैसे सेटल होते हैं, क्या बेनिफिट मिलता है। अब जब भी आप मुंबई में मैंने पहले देखा तो उनका एक कहना था कि लोक अदालत एक प्रोसेस है कोर्ट की, आना एक दिन में पूरे जो लिटिगेशन है तो डिस्पोज करना है। तो इतना नहीं है। जो भी आप देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में आप काम करेंगे तो देखेंगे कि जो भी इंटरेस्ट लगाते हैं उन्होंने पिनल इंटरेस्ट है,
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अंदर बताया कि पिनल इंटरेस्ट वन टाइम ही उनके ऊपर इम्पोज करना चाहिए। देखिए आप देखिए जितना बैंकिंग सेक्टर में तो जितने बार आपको डिफ़ॉल्ट होंगे, जितने बार आपका जो डिफ़ॉल्टर आएंगे तो उतने बार वो आपके ऊपर पिनल इंटरेस्ट इम्पोज करते हैं और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट इम्पोज करते हैं। जब ये केस प्री लिटिगेशन बोल के हमारे जो लोक अदालत में आती है तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना लगा है, पिनल इंटरेस्ट कितना लगा है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट उनकी समझो 1 लाख है, पिनल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट मिला के सब उसका 5-10 लाख रुपए वो बढ़ा के बोलते हैं। जहाँ पे समझो 1 लाख रुपए, अभी मैंने बहुत सारे देखा क्रेडिट कार्ड का ऐसा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि उनका लिमिट है 1,50,000 रुपीज़, उसके बाद में उन्होंने जो एक्सपेंस किए वो 1 लाख और उनके ऊपर जो पूरा जो उन्होंने लगाया इंटरेस्ट लगा के उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाए उसके 2 से 3 लाख रुपए लगाए। अब देखिए लॉ के अंदर क्या है कि यू शुड नॉट रिकवर मोर देन डबल अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। अब उसके ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 लाख 3 लाख रुपये जो भी क्रेडिट कार्ड लेता है अगर वो डिफॉल्टर होता है तो उसका हर दिन का चार्ज रहता है 700 रुपये 800 रुपये, तो ये ज़्यादा होता है। इसके बाद में जब उनका सेटलमेंट के लिए कोर्ट के अंदर आता है हमारे लोक अदालत के अंदर तो आपको पहले देखना पड़ता है कि कितना इंटरेस्ट है, कितना इन्होंने एक्सपेंसेस किया है, कार्ड के ऊपर क्या है। अभी कैसे आप SBI का कार्ड लेंगे, कोई भी कार्ड लेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, कोई भी कार्ड लेंगे इनका कोई ऑफिस नहीं रहता। आप देखिए SBI के ऑफिस में जाइए तो उनको बताइए कि भाई ये क्रेडिट कार्ड का ऑफिस कहाँ है, तो वो नहीं बताएंगे क्योंकि कैसा कि वो अलग एजेंसी है। तो यहाँ पर जो कॉमन मैन है तो यहाँ पर सफ़र होते हैं। तो आपको एक काम करना है कि लोक अदालत क्या है ये वो समाज में जाके बताना है कि लोक अदालत में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। सिर्फ ना आए पिटीशन के जो लिटिगेशन है प्री लिटिगेशन वो डिस्पोज ऑफ करना नहीं है, तो उनको न्याय दिलाना है। उनका राइट जो है कि भाई वो 1 लाख रुपए भर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी 1 लाख की है और उन्होंने एक्सपेंसेस 1 लाख किए हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा फार उनको इंटरेस्ट देकर वो क्लोज करना है। तो ये आपका काम बनेगा कि जब आप समाज में जाएंगे उनको बताएंगे कि लोक अदालत ये है। उसके बाद में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है। यहाँ पर अगर समझो कोई आए कि आपको पता चला, उनको जो लोगों को पता चला कि यहाँ पे लीगल एड क्लिनिक है, अब कोई समस्या रहती है, ऐसा नहीं है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है ना एक कोई तो भी एक गरीब घर में या पुअर पर्सन के यहाँ पे नहीं, हर एक घर में डिस्प्यूट होता है, लेकिन डिस्प्यूट का जो नेचर रहता है डिफरेंट रहता है। जहाँ पर आप जाएंगे देहात में या समझो स्लम एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर कैसा कि जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है वो ज़्यादातर पैसे से होता है कि उनको मेंटेनेंस की नहीं रहता घर के अंदर, फिर उनको ज़्यादा परेशान रहती है। लेकिन जब आप हाईपाई सोसाइटी में जाएंगे तो डिस्प्यूट का नेचर चेंज होगा। आपने देखो जब आप स्लम एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर कैसा है कि रोज़ाना आप देखेंगे बात करने का तरीका अलग रहता है। कोई भी गाली दे देंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो लोगों कैसे कि रोज़ाना होता है। लेकिन वही आप देखिए कि जो स्टैंडर्ड है वो जो सोसाइटी में जाएंगे आप उनको थोड़ा बताएंगे तो उनको क्या लगेगा कि नहीं ये कुछ तो भी अलग बात की है। हाँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो फैमिली में होता है ना, कि डोमेस्टिक वायलेंस के भी जो तरीके जो इंसिडेंट है तो अलग है। तो आप जब ये इसके ऊपर ये काम करेंगे, 4 दिन का अपना जो वर्कशॉप पूरा कंप्लीट होगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपके समझ में आएगा कि अपन समाज के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि कैसा कि कोई कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे, कोई किधर जाएंगे, लेकिन जब आपको समाज की ओर ध्यान देना है, आपका हिस्सा एक ही है कि लिटिगेंट, आपका एक लिटिगेंट कोर्ट और उनको जस्टिस कैसा देना है। आप जैसे अपने सीनियर एडवोकेट से आदरणीय वसंत भनगे सर जी, वो भी अभी बहुत सारे ऐसे कि अभी वो भी यंग है, वो बहुत सारे अपने लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ में काम करते हैं। जब भनगे सर का मैंने काम देखा 1 साल में, तो मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि सर को हमारे ना लीगल सर्विस अथॉरिटी को एक मेंबर ले लो करके, कि
इनके वजह से कुछ बेनिफिट होगा हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को। इनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, हाई कोर्ट में काम करते हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट में भी काम करते हैं, लेकिन उनके बावजूद उनका एक है जो डिक्शनरी दी है कॉलेज के लिए तो उन्होंने हर प्रोग्राम में हर जजेस को या सीनियर लॉयर को या कॉलेज को तो ऐसे बुक प्रेजेंट करते हैं। और उनका एक ही पिंड है कि ये जो लीगल अवेयरनेस है, तो लीगल अवेयरनेस का जहाँ तक जाए वहाँ तक अपने तरफ से होना चाहिए और वो प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। और इसीलिए मैं भनगे सर का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में आए और हमारे को इतना अच्छा सा जो है आपके लिए कुछ तो भी बेनिफिट उसमें मिलेगा। इसके बाद मैम प्रिंसिपल मैम, आदरणीय प्रिंसिपल मैम का तो बताइए आप कि मैम को मैंने अभी बताया कि मैम हम हाई कोर्ट की ओर से आपको 2,50,000 रुपये जो है डोनेशन अपने लीगल एड क्लिनिक के लिए देना चाहती है, लेकिन कैसा है कि पूरा खर्चा आपको करना पड़ेगा, उसके बाद में रिएम्बर्समेंट हम करेंगे। वो तो मैम ने ऐसा कभी बताया नहीं सर हम देखेंगे, मैनेजमेंट कमेटी का सामने रखेंगे, कुछ नहीं। मैम बोली यस आई एम रेडी। तो ऐसे प्रिंसिपल हमको हमारे नसीब में नहीं थे। और अवैध भाई का तो कैसा है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन, ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन के 2 चक्के पाइए, एक आबिद भाई और दूसरे हफ्सा खान मैडम। हाँ, उनका कैसा है कि आबिद भाई अगर नहीं रहे तो हफ्सा खान मैम को बताए, वो भी नहीं बोलते कि मैं आबिद भाई से पूछ लेती हूँ, कुछ नहीं सर कर लेंगे। बाद में उनके साथ डिस्कस करके ना कोई भी बात बताते। जो भी अपने पास ये लीगल एड क्लिनिक जो ओपन हुआ और जो भी अभी PLB ट्रेनिंग जो अभी ये किया, तो हमारा पूरा शेड्यूल टाइट था, पूरा ये था, लेकिन मैम ने पहले रिकमेंडेशन लेटर भेज दिया और आबिद भाई ने रोज़ाना मुझे फ़ोन करके सर अभी करना है, अभी ऐसा है। तो इसीलिए ये पूरा ट्रेनिंग आपके कॉलेज में होगा 4 दिन तक। आप थोड़ा सीरियसली कीजिए। जो भी जेल विजिट है, उसके बाद में कोर्ट विजिट है और पुलिस स्टेशन विजिट है, वहाँ पे जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं, जो जनरल प्रॉब्लम्स है कि वो आप उनको पूछ सकते हैं, लेकिन जो प्रिजनर्स है तो उनके साथ कोई डिस्कशन मत कीजिए। ऐसा है कि वो जो जेल का थोड़ा जो उनकी जो नॉर्म्स रहते वो अलग रहते, तो आप उनके लिए आपके लिए एक मीटिंग रखेंगे, मीटिंग हॉल में अलग से। आप उनके जो आपके क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन पे ऐसे रिलायबल होना चाहिए, हाँ, नहीं तो लेंदी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू कर देंगे उनकी, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। प्लीज़ उतना। और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर आप देखिए, पूरे रजिस्टर देखिए, FIR कैसा है, मिसनीस एप्लीकेशन जो दाखिल होते हैं वो कैसे, एक समझो एक खंदा केस आपकी 156(3) है ना, CRPC की तरह जो प्राइवेट कंप्लेन आप मजिस्ट्रेट जो वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर आप सेंड करते, तो उनका कैसा प्रोसीजर है, और डायरेक्ट FIR रजिस्ट्रेशन का कैसा प्रोसीजर वो देखिए। वहाँ पर एक मेल और फीमेल प्रिजनर का जो सेल है तो वो देख लीजिए, उसके अंदर क्या सुविधा है। आप आपके रिपोर्ट में आप लिख सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपरली सुविधा, लेकिन उनको मत बताइए रिपोर्ट। जो रिपोर्ट लेंगे हम कॉलेज की तरफ से, हमारी तरफ लेंगे कि क्या सुविधा है, क्या हो सकता है। जैसा DK बसु, आपने DK बसु का जजमेंट आपने रीड किया होगा ना, तो DK बसु के जजमेंट में जो गाइडलाइन दी है, तो गाइडलाइन का कंप्लाई है क्या नहीं। उसके बाद में वो जो पुलिस स्टेशन के अंदर है, तो उन्होंने जो उनका जो फ्रंट ऑफिस है, तो वहाँ पे वो गाइडलाइन उन्होंने ना वहाँ पर डिस्प्ले किया है कि नहीं, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन उनको मत बताइए, क्रॉस मत कीजिए कि आपने नहीं किया, तो आप हमको बताइए, हम फिर उनसे ना वो सुधारना कर लेंगे। और आपको सबको अब बेस्ट लक, और ये 4 दिन आप एंजॉय कीजिए, और अच्छा सीरियसली थोड़ा ये जो जितने भी लेक्चर होंगे हमारे, तो आप पूरे लेक्चर अटेंड कीजिए। और आप सबको बेस्ट लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।